इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एक तुर्क और दूसरा अंग्रेज, इन दोनों ने भारत की प्राचीन और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को पंगु बना दिया। पहले ने शिक्षा के लहलहाते छतनार महावृक्ष को जलाकर राख किया, तो दूसरे ने शिक्षा के बीच की फ्यूचर डेस्टिनी के ब्लूप्रिंट को संक्रमित कर दिया, बुरी तरह संक्रमित कर दिया। एक ने भविष्य को शिक्षा के वटवृक्ष की गौरवशाली छांव से वंचित किया, तो दूसरे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को सरकारी मुलाजिम, नौकर या बाबू के उत्पादक कारखानों की विडंबनादायी संकीर्णता में कैद करके रख दिया। आज का भारत, आज़ादी से लेकर अब तक का भारत, इन्हीं दोनों की वजह से सर्वथा मौलिक प्रतिभाओं और आदर्श भारतीय हस्ताक्षरों से वंचित रह गया है। मित्रों, प्राचीन भारत के बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी सदृश महान विश्वविद्यालय स्थापित थे। जिस तरह तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत सहित समग्र विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, वैसे ही नालंदा विश्व का सर्वप्रथम भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। चारों तरफ से ऊंची बाउंड्री से घिरे विशाल कैंपस वाले नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से भारत के कोने कोने से आए छात्र प्रवेश करते थे। यही नहीं, कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फारस व तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इससे साफ है कि नालंदा भी तक्षशिला की तरह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापत्य अनूठा था। उत्तर से दक्षिण तक मठों की कतार, सामने की तरफ भव्य स्तूप, चैत्य मंदिर, 7 विशाल सभागार, 300 कक्ष, प्रत्येक कक्ष में शयन के लिए पत्थर की चौकियां यानी बिस्तर, दीपक व पुस्तकें रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक आंगन में एक एक कुआं था। कुछ विशाल भवन बने थे। प्रार्थना कक्ष से प्रार्थनाएं और अध्ययन कक्ष से स्टडी रूम से पाठों का उच्चारण सुनाई पड़ता था। नयनाभिराम बगीचे पुष्पों की सुबास बिखेरते थे। झीलों का निर्झर जल कर्णप्रिय संगीत सुनाता था। राज्य की ओर से भेंट में मिले 200 गांवों की आमदनी से नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंध होता था। प्रत्येक छात्र की शिक्षा, आवास, वस्त्र, औषधि, भोजन निःशुल्क थे। महान आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती जैसे अन्य आचार्य अध्यापन कराते थे। नालंदा में दाखिला बहुत कठिन था। एंट्रेंस एग्जाम के 3 टफ स्टेप पार करने होते थे। लिहाजा सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त कर सकते थे। यहाँ मौखिक व्याख्यान होते थे। बुक्स का इंटरप्रिटेशन और शास्त्रार्थ के स्वर गुंजायमान होते रहते थे। प्रत्येक प्रहर में शंका समाधान के स्वर भी सुनाई पड़ते थे। और हाँ, लाइब्रेरी के तो क्या कहने, 1-2 नहीं 9 तल्लों की विशाल समृद्ध लाइब्रेरी थी, जिसमें लाखों पुस्तकें करीने से सजी हुई थीं। इनमें कई हस्तलिखित बेशकीमती पांडुलिपियां भी शामिल थीं। रेयर बुक्स की भरमार थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, सांख्य आदि भारतीय दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र और धातु विज्ञान आदि की धीर गंभीर शिक्षा दी जाती थी। विहंगम आकार वाले 14 हेक्टेयर में फैले नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। मुख्य द्वार पर सफेद अक्षरों में आचार्यों के नाम अंकित हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय को देशी के साथ साथ विदेशी अनुदान भी प्राप्त था। यहाँ छात्रावास चुनाव, हॉस्टल इलेक्शन की भी परंपरा थी। यह प्रक्रिया आत्मानुशासन से ओतप्रोत होती थी। मित्रों, पिछली पाठशालाओं में हमने आपको एक सूत्र बताया, विचार स्वतंत्र होते हैं, तथ्य पवित्र। थॉट्स आर फ्री, फैक्ट्स आर सेक्रेड। आज की पाठशाला में भी हम नालंदा से जुड़ा एक ऐसा ही सत्य तथ्य रेखांकित करेंगे कि आपका सीना गौरव से फिर चौड़ा हो जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना आत्म अनुशासित था कि यहाँ पर ऊपर से अनुशासन लादने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको यह जानकर स्वयं के भारतीय होने पर गर्व की अपार अनुभूति होगी कि कुल 800 वर्ष के समग्र अस्तित्व काल में
नालंदा विश्वविद्यालय में एक भी ऐसी घटना दर्ज नहीं हुई जब यहाँ के किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार के नैतिक अपराध, मॉरल क्राइम के लिए दंड देने की आवश्यकता पड़ी हो। दरअसल इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का स्टैंडर्ड कितना हाई था। भारतीय शिक्षा के तत्कालीन आचार्यों ने आदर्शों को जीवन में कितनी गहराई तक प्रतिस्थापित किया था। एक समय 1000, फिर 1010, फिर 1510 और आगे चलकर 2000 आचार्य 10,000 छात्रों को विविध विषयों का अध्ययन कराते थे, पारंगत करते थे। पिछली पाठशाला में आपको विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय भारत के तक्षशिला खिंचे चले आए 2 चीनी यात्रियों फाहियान व श्यानयांग का किस्सा सुनाया गया था। आज की पाठशाला में हम आपको नालंदा खिंचे चले आए 2 और चीनी यात्रियों, एक वेनसांग और दूसरे इत्सिंग के बारे में बताते हैं। ये दोनों नालंदा से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि 1 वर्ष तक नालंदा में विद्यार्थी रहे, गहन शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वेनसांग ने तो 1 वर्ष तक अध्यापक के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय में सेवाएं भी दी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की कैसी वैश्विक ख्याति थी, कितनी गरिमा थी। आज चीन अमेरिका की भांति महाशक्ति बनने की होड़ में प्राणपण से सचेष्ट है। फाहियान, श्यानयांग, वेनसांग और इत्सिंग, इनके उदाहरणों से चीन को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि महाशक्ति भौतिक दृष्टि से बनने के पूर्व भारत जैसे विश्व गुरु को सपोर्ट करना चीन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि चीन को भारत ने सदैव मार्गदर्शन दिया और चीन के तमाम जिज्ञासुओं ने सदैव भारत आके मार्गदर्शन अर्जित किया। तो चीन और भारत के संबंधों को नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अतीतकालीन अध्ययन के जरिए मजबूत बनाया जा सकता है। हमने शुरुआत जहां से की थी, अब आप सोचेंगे कि ये नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा कि हमने बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को तुर्क और अरबों ने नेस्तनाबूद कर दिया था, ठीक वैसे ही शुरुआत जहां से की थी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यह आक्रांता भारत आया और यह बीमार पड़ गया। इससे कहीं से मालूम पड़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यराज राहुल श्रीभद्र उपचार करने में माहिर हैं, लिहाजा उन्हें बुलवाया गया और शर्त रखी गई कि बिना किसी भारतीय औषधि के आप मुझे ठीक कीजिए। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने खिलजी को उसी का धर्मग्रंथ भेंट किया और कुछ पन्ने निर्दिष्ट किए पलटाने के लिए। खिलजी ने चाटते हुए वे पन्ने पलटाने शुरू करे और जैसे ही वे पन्ने पूरे पलट गए, खिलजी ने खुद को स्वस्थ महसूस किया, क्योंकि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने उसमें एक औषधि का लेपन कर दिया था। लेपन जिह्वा के माध्यम से उदर में गई और खिलजी ठीक हो गया। नीति शास्त्र कहता है कि जीवन में यदि कोई पुण्य है तो वो है कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना, और कोई पाप है तो वो है कृतज्ञता। खिलजी कितना कृतज्ञ था कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यराज राहुल श्रीभद्र के उपकार को विस्मृत करके और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। धू धू कर जल उठा नालंदा विश्वविद्यालय, 9 तल्ले का पुस्तकालय सुलगने लगा और इतिहासकार रेखांकित करते हैं कि इतनी पुस्तकें थी नालंदा में कि वह आग 3 माह तक भड़कती रही, दहकती रही, धुआं उठता रहा। लगी हो आग जंगल में कहीं जैसे हमारे दिल सुलगते हैं। ये कैसी आग है जो बुझती ही